कभी खाली स्थान में आती है, ये मैं कोडिंग कर दिया हूँ, बाकी समझ लेना। क्या? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? लॉरेंज बल कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये बल तो है, तो ये बल कितना लगता है, इसके लिए ये सूत्र है, ये समझ लो, F प्रोपोर्शनल क्यू वी बी साइन थीटा। और यहाँ से यदि मैं इसको हटा दूँ तो क्या हो जाएगा? के क्यू वी बी साइन थीटा। और यहाँ से यदि मैं के का मान 1 मान लूँ तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ जो के है, एसआई पद्धति में के का मान क्या होता है? हाँ, एसआई पद्धति में के बराबर क्या होता है? 1। अब यहाँ पर ये है क्या क्या यार? जहाँ एफ क्या है? लॉरेंज बल, क्यू है आवेश का परिमाण, वी है आवेश का वेग, और बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा क्या है? वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। ठीक है, तो इस तरह से लॉरेंज बल होता है। ये बताता है कि आवेश का परिमाण जितना अधिक होगा, बल का मान उतना ही अधिक होगा। वही चीज़ है कि यार मुझे पेन उठाना हो तो इसका वजन कम है तो मुझे कम ताकत लगेगी, लेकिन ये बैग उठाना हो थोड़ा इससे है तो थोड़ा ज़्यादा ताकत लगेगी, इन्हीं को उठाना हो तो और ज़्यादा ताकत लगेगी। तो जैसा जैसा भार बढ़ता जाता है वैसे वैसे बल का मान भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो यहाँ भी जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ेगा, बल का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे इसी के घुमा के परीक्षा में पूछ दिया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र में एक 4 कूलाम का आवेश प्रवेश कर रहा है और एक जो है 40 कूलाम का आवेश प्रवेश कर रहा है, किस पर अधिक बल लगेगा? 40 कूलाम पर, क्योंकि जिसका क्यू का मान अधिक होगा उसके बल का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। फिर वो वेग पर भी निर्भर करता है, जितना वेग अधिक होगा उतना ही उस पर ज़्यादा बल लगेगा। जैसे मान लो मैं इनको ऐसे मार रहा हूँ तो ये थोड़ा धीरे से गया ना इनके सिर पर, ठीक है, वेग कम था तो इनको कम लगा होगा, कम बल का है। साथ मैं ऐसे जितना वेग बढ़ाऊंगा उतना ही तेज लगेगा। भाई बंदूक की गोली में कोई कुछ नहीं होता, लोहे का छर्रे भर होता है, पर हाथ से मारो तो आर पार नहीं जाता, यहीं लगेगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, लेकिन बंदूक से मारते हो तो ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसका वेग ज़्यादा होता है, तो उस पर बल का एहसास भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका वेग ज़्यादा होगा तो बल का मान भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक है तो बल का मान भी क्या होगा? अधिक। इसको ऐसे समझ लो कि यदि मेरे पास एक छोटा सा पंखा है, टेबल पंखा, अब मैं उससे हवा लूँ, है ना, तो उसके हवा का मान थोड़ा सा क्या रहेगा? कम। अब मैं टेंट वाला कूलर लगा दूँ खूब बड़ा वाला, अब उससे हवा लूँ तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होगा तो उस पर लगने वाले बल का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। साथ में ये कोण होता है, तो ये जो थीटा होता है, यदि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो बल का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि थीटा का मान 0 होगा तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0, तो बल का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ स्थितियाँ हो सकती हैं कि मान लो आवेश है चुंबकीय क्षेत्र में, आवेश चुंबकीय क्षेत्र में है, पर उसके वेग का मान क्या है? 0 है, स्थिर है, नहीं चल रहा है, तब उस पर लगने वाला बल क्या है? सूत्र देखो और बताओ। मैं ये बता रहा हूँ कि आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है लेकिन वो चल नहीं रहा है, स्थिर आवेश है, तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल क्या हो जाएगा? क्यों हो गया 0? क्योंकि जब स्थिर है तो भी का मान क्या हो जाएगा? 0। वेग न रहेगा, अब वेग न रहेगा तो लॉरेंज बल का मान क्या हो जाएगा? 0। तो कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाले लॉरेंज बल का मान होगा, तो लॉरेंज बल का मान क्या हो जाएगा? 0। फिर इसी को थोड़ा सा बदल दिया कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का मान होगा, तब ये सूत्र हो जाएगा F = QVB sin थीटा। समझ में आ रहा है कि कब क्या लिखना है? गतिमान आवेश हो तो सूत्र लिख देना है और स्थिर आवेश हो तो 0 लिख देना है। ठीक है, अगली स्थिति में मान लेते हैं कि यदि आवेश क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता हो तो कोण कितना बनेगा? 0। इसका मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में है और जो आवेश जा रहा है वो भी किस दिशा में है? इसी दिशा में। दोनों की दिशा क्या हो गई? समान, है ना, तो इनके बीच का कोण क्या होगा?
ज़ीरो, क्योंकि कोण तब बनता है जब दो रेखा किसी बिंदु पर काटती है। तो ये तो कटवे न करेगी समांतर रेखा, तो नहीं काटेगी तो कोण नहीं बनेगा, कोण नहीं बनेगा तो कोण का मान कितना हो गया? ज़ीरो। अब इस सूत्र में साइन ज़ीरो रख दो, तो साइन ज़ीरो का मान क्या होता है? ज़ीरो। तो सब कुछ क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो यहाँ एफ का मान क्या हो जाएगा? ज़ीरो। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में यदि आवेश समांतर गति करता है तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है? शून्य। तो कब कब शून्य हो गया यार? जब समांतर क्रम में, समांतर दिशा में गति करता है, या फिर जब वो स्थिर होता है ना, तब उस पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? शून्य होता है। अब हम मान लेते हैं कि सर ये लंबवत जाएगा, ऊपर की ओर जा रहा है, तो यदि ये यहाँ थीटा का मान क्या हो? 90 डिग्री हो जाए, तो मान लो मैं यहाँ पूरे सूत्र में, ये सूत्र आया है ना, यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिख दूँ? 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पर क्या बचेगा यार? हाँ, F बराबर क्या हो गया? QVB। तो ये क्या कहलाया? अधिकतम। और इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूनतम। और यहाँ कौन सा आवेश था? स्थिर आवेश। तो यहाँ पर F का मान क्या है? यहाँ भी 0 है, यहाँ भी क्या हो जाएगा? न्यूनतम। समझ में आ गया? तो यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर लगने वाला बल कैसा हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, फिर हम उसका रास्ता भी देखना चाहते हैं। यदि ये आवेश जो है, आवेश चुंबकीय क्षेत्र में कैसा गति करे? समांतर, है ना, तो उसका मार्ग कैसा होता है? सरल रेखा। क्योंकि जब समांतर गति माने सीधा जा रहा है तो उस पर बल ही नहीं लग रहा है। अब बल नहीं रख रहा है तो कोई चीज़ कैसे जाएगी? बिल्कुल सीधे सीधे चली जाएगी, सरल रेखा में चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जब समांतर गति करता है तो इसका मार्ग कैसा होता है? सरल रेखा होता है, माने सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, अब यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के कैसा हो? लंबवत गति करता हो, तो जब लंबवत गति करेगा तो इसका मार्ग कैसा हो जाएगा? वृत्तीय हो जाएगा। ये फिर घूम घूम चक्कर लगाने लगता है। यदि 90 के कोण में चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया तब वो फिर वहीं क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। उसका मार्ग कैसा हो जाता है? वृत्तीय हो जाता है या वृत्ताकार हो जाता है। तीसरा ये हो जाएगा कि वो न लंबवत जा रहा है न समांतर जा रहा है, किसी अन्य दिशा में जा रहा है ना। तो जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के किस में जाए? अन्य दिशा में, तब कैसा हो जाएगा यार? अब न वो सरल रेखा रहेगा न वृत्ताकार रहेगा, फिर वो कैसा हो जाता है? हेलिकल। उसका मार्ग कैसा हो जाता है? हेलिकल, माने ऐसे जाएगा, स्प्रिंग जैसे ऐसे ऐसे आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो 3 कंडीशन समझ में आ गई। यदि समांतर जाएगा तो इसका मार्ग कैसा होगा? सरल रेखा। लंबवत जाएगा तो कैसा मार्ग होगा? वृत्ताकार। और यदि न लंबवत जाए न समांतर जाए, किसी अन्य दिशा में जाए, मैं दूसरे कोण पर जाए, तब उसका कैसा हो जाएगा? हेलिकल। हेलिकल का मतलब स्प्रिंग जैसे है। कभी DNA की संरचना पढ़ते तो उसमें हेलिकल संरचना लिखा रहता है, माने ऐसे ऐसे, ठीक है ना, घूम घूम के जो संरचना होती है। इतना क्लियर हो गया। अब जो है यहाँ ये जो बल होता है ये कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है, तो इसकी दिशा भी होगी। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें हैं। हमको आवेश के वेग की दिशा पता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता है। हमको ये तो पता चल गया कि बल लगेगा, पर बल किस दिशा में लगेगा कैसे ज्ञात करें? तो यहाँ पर हमको बल की दिशा भी बताना है। तो जो बल की दिशा हम बताते हैं वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बताते हैं। तो पहले ये समझ लो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ 2 नियम होते हैं। कौन कौन से? बाएं हाथ का, दाएं हाथ का। और इन उंगलियों के, सारी उंगलियों के नाम जानते हो। ये क्या हुआ? अंगूठा। ये क्या है? तर्जनी। ये क्या है? मध्यमा। और ये क्या है? अनामिका। और ये क्या है? कनिष्ठा। ये 5 उंगलियां होती हैं। अब इसमें से ऐसे बना लें हम यदि, ठीक है, तो यहाँ पर ये अंगूठा हो गया, तर्जनी हो गया, मध्यमा। इसमें भी यही अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। यदि हम ये दाएं हाथ है तो दाएं हाथ से जब हम बताएंगे तो दाएं, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहलाएगा। बाएं हाथ से बताएंगे तो ये हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। पर ये बताते क्या है यार? जो बाएं हाथ का नियम है तो इसका पहला अक्षर क्या है यार? बाएं से पहला अक्षर क्या आ रहा है? बा, है ना। तो ये किसकी दिशा बताएगा? बल की। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बाएं हाथ से हम किसकी दिशा पता करते हैं? बल की। और दाएं हाथ से हम करते हैं धारा की। दोनों में जो अंगूठा होता है वो बल ही बताता है। दोनों में ये है, ये तर्जनी,
ठीक है। तर्जनी क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो होता है ये धारा बताता है। दोनों में सेम है, बस अंतर क्या है यार, बाएं हाथ से हम ये दो पता है हमको, चुंबकीय क्षेत्र पता है और धारा पता है। किसकी दिशा ज्ञात करते हैं? बल की। ठीक है। और दाएं हाथ में हमको बल पता है और चुंबकीय क्षेत्र पता है। किसकी दिशा ज्ञात करना है? धारा की। तो फिर से बात करता हूँ, अंगूठा क्या बताएगा? बल। कौन से नियम में बल बताएगा? बाएं में भी और दाएं में भी। पर बाएं में हमको बल निकालना है और दाएं में हमको बल पता है। ठीक है। ये क्या बताएगी तर्जनी? चुंबकीय क्षेत्र। और ये क्या बताएगा? धारा। ठीक है। तो बाएं हाथ से हम क्या ज्ञात करते हैं? बल। और दाएं हाथ से हम क्या करते हैं? धारा। ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ लो कि मैं एक चित्र बना देता हूँ। बल की दिशा अब किससे हम ज्ञात करेंगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है। तो ये कैसा हो गया? मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है। ठीक है। ये क्या बना दिया मैं? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक। अब इसमें जो आवेश है वो आवेश इधर जा रहा है, इधर की ओर आवेश जा रहा है। ये मैं लिख दिया यहाँ पर Q और ये V। दूसरा कलर कर देते हैं। चलो ठीक। ये हो गया आवेश, ये है ना, आवेश जा रहा है। अब दो की दिशा मुझे पता है कि चुंबकीय क्षेत्र उधर है, आवेश इधर है। आवेश इधर का मतलब ये बाहर की ओर है ना। एक पेन दे देना मुझे। ये देख लो, ये और ये इस तरह से होता है। ये बना हुआ है। तो ये जो लाल पेन दिख रही है ना, ये इसकी दिशा हम बोर्ड में इधर बनाते हैं, लेकिन वास्तव में कहाँ की ओर है? ये सामने की ओर है। आवेश इधर आ जा रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, और उसको हम बोर्ड में कहाँ बनाते हैं? नीचे बनाते हैं। ठीक है। जेड अक्ष कहलाता है। तो यहाँ पर ये जैसे तीनों के बीच का कोण कितना होगा यार? 90। इसका 90, इसका 90। सभी अक्षों के बीच का कोण कितना होता है? 90। अब बाएं हाथ का नियम लगाए हैं तो इसके बीच का कोण 90, इसके बीच का कोण 90। ये वही कहलाता है जैसे भी पेन पकड़ा था। एक x कहलाया, एक y कहलाया, एक क्या कहलाया? z। अब मैं इसको लगा देता हूँ। देख लो, ये किसकी दिशा थी तर्जनी? चुंबकीय क्षेत्र। ये किसकी दिशा है? धारा, माने आवेश प्रवाह की। ठीक है। आवेश प्रवाही तो धारा कहलाता है। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? ऊपर। बल कहाँ की ओर लगेगा इसमें? ऊपर की ओर। तो यहाँ पर बल की दिशा क्या हो जाएगी? यहाँ बल की दिशा देख लेते हैं। यहाँ बल की दिशा कहाँ हो गई? ऊपर की ओर। ये हो गया F। ठीक है। ये किस नियम से हमको पता चल गया कि F ऊपर लगेगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को पढ़ लेते हैं। तो बड़ा सरल सा है। अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत हो। थोड़ा फैला के देखो, बाएं हाथ निकालो। मेरा इस साइड है तो आपका इस साइड रहेगा, थोड़ा ध्यान रखना, है ना। ऐसे देखो, थोड़ा सा ये ऐसे लगे, थोड़ा मेहनत लगती है। ये मेरा हाथ भी ऐसे खींच रहा है। ठीक है ना। ये बाएं हाथ का हो गया। तो इसमें क्या हो गया? फिर से क्या हो गया? पहले इसका नाम लो। बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। आगे पीछे किसी को बोल सकते हो। क्या करना है? इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर लंबवत हो। तर्जनी किसकी दिशा बताए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे। तर्जनी किसकी दिशा को? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे। और मध्यमा आवेश के प्रवाह की दिशा को व्यक्त करे। इसमें आवेश चल रहा है ना, तो आवेश के प्रवाह की दिशा या आवेश के गति की दिशा को व्यक्त करे। तो अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है।